Hello, dear friends. I hope you all are doing well. I am Yogesh Pawar and I extend a hearty welcome to each one of you on my channel, Yogesh Learning Academy. Today, we are diving into the fascinating world of static GK, focusing on census data. And let's embark on this knowledge journey together. Don't forget to hit that like button, subscribe if you don't haven't already, and share your thoughts in the comments below. Now, let's get started. So आज बात करने वाले हैं जनसंख्या के बारे में, अर्थात जनगणना के बारे में, यानी सेंसस के बारे में। तो प्यारे साथियों, सेंसस से संबंधित ये बहुत ही जानदार और शानदार सी वीडियो होने वाली है। चलिए, अगर दोस्तों बात करें कि भारत के अंदर सेंसस जो है ना वो कब आया, या फिर भारत के अंदर पहली जनगणना कब हुई, तो आपका जवाब रहना चाहिए भारत में जनगणना की जो शुरुआत होती है, जनगणना की शुरुआत ये होती है भाई कब? 1872 में। आपको याद रखना है अच्छी तरह से। और उस टाइम पर किसके समय पर हुई थी? तो आप कहेंगे लॉर्ड मेयो के समय पर, लॉर्ड मेयो। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। इनके समय पर जो है भारत में सबसे पहले क्या होती है? जनगणना की शुरुआत। तो ये तो बात आपकी अच्छी तरह से याद रहने वाली है। अब इसके बाद हम बातों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते हैं और आप याद रखेंगे इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर ना ये जो जनगणना हुई थी ये नियमित नहीं थी, यानी ये जो है वो अनियमित जनगणना कहा जाता है। तो इसके बाद भारत में जो नियमित हुई, नियमित जनगणना, तो ये कब से हुई? तो आप याद रखेंगे भारत के अंदर जनगणना की जो नियमित जनगणना होने लगी वो 1881 से हुई है, 1881 से। अच्छी तरह से याद रखना है कि सबसे पहले वर्ल्ड में सबसे पहले कहां हुई थी जनगणना? तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी, जनगणना ये हुई थी आपके स्वीडन में। कहां पर हुई थी? स्वीडन में। तो ये तो बात आपके याद रहेगी। इतनी बात तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और हुई कब थी ये जनगणना? सबसे पहली वाली जनगणना हुई थी जो स्वीडन में हुई थी, ये हुई थी 1749 में, 1749 में। चलिए, ये बात तो याद आप रखोगे। अच्छा, इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इसका सबसे ऊंचा अधिकारी कौन होता है, यानी कि जो जनगणना कराता है उसका सबसे ऊंचा अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी। तो इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? आप याद रखेंगे रजिस्ट्रार भी बोल देते हैं इसको, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखनी है। भारत का जो ये भी जनगणना जो कराता है उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन कहलाता है? आप कहोगे ये होता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नाम है। अच्छा, इसके बाद हम आगे बात को करते हैं और आगे बात को बढ़ाते हैं। बात आपको ये याद रखनी है कि भारत में कब हुई थी जनगणना लास्ट बार? तो आप याद रखेंगे 2011 में। ये भारत में आखिरी जनगणना हुई थी। इसके बाद भारत में 2021 में होनी थी, लेकिन 2021-22 में हो ना सकी, क्योंकि आप जानते हो कोरोना काल से हम जूझ रहे थे। पूरा वर्ल्ड ही जो है वो उस टाइम पर कोरोना काल से जूझा था, तो एकदम से जनगणना कराना असंभव नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में अब भारत में जो जनगणना है वो 2023 में स्टार्ट हुई है। तो आप याद रखेंगे अच्छी तरह से 2011 वाली जो जनगणना थी वो, 2011 के बाद जो जनगणना होनी थी 2021-22 में, अब वो 2023 में हुई है। तो आपको याद रखना, उसके आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो 2011 में जो जनगणना थी, कौन से नंबर की जनगणना थी? आप याद रखेंगे 7वें नंबर की, 7वें नंबर की। इतनी बात उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आई होगी। अच्छा, इसके अलावा आपको याद रखना है कि अभी जो ये जो जनगणना है 2011 वाली, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद जनगणना हुई नहीं है, तो इससे संबंधित आंकड़े ही हमारे पास मौजूद हैं और उन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। आप याद रखेंगे भारत की जनसंख्या अभी फिलहाल कितनी है? लगभग 121 करोड़ से ऊपर है। ये 121 करोड़ पॉइंट 5 बोल सकते हो आप लोग, या फिर 121 करोड़ भी आप मान के चलेंगे। तो ये आई थी आपके पास 2011 वाली जनगणना से। कितने करोड़?
तो चलिए ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा कभी भी पूछ लिया जाए भाई ये पूरी जनसंख्या का, पूरी वर्ल्ड की जनसंख्या का कितने परसेंट है, तो आप याद रखेंगे 17.5%। कितनी है? 17.5% पूरी वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या याद रखने वाली बात है? तो आप याद रखेंगे कि देखो सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन कि एसटी और एससी की जनगणना है, यानी एसटी और एसटी की जनसंख्या के बारे में बात करता है, एसटी और एससी। तो आप याद रखेंगे जो एससी है ना भारत के अंदर अभी, उनकी जनसंख्या कितनी है? तो आप कहेंगे कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, जनगणना के अनुसार ये जो है वो कितनी है? तो आप कहेंगे एससी की जो जनसंख्या है वो लगभग 20 करोड़ है, 20 करोड़। तो ये बात तो आपकी याद हो गई होगी अच्छी तरह से। इसके अलावा आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा एससी आखिर है कहां पर, सबसे ज्यादा एससी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे अधिक जो एससी कास्ट है यानी एससी जनजाति के लोग हैं वो कहां पर हैं? तो आप कहेंगे ये है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, यूपी में। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, कभी भी पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जनगणना के अनुसार जो एसटी है, एसटी इनकी जनसंख्या कितनी है? तो आप कहेंगे एसटी कितने हैं? 10 करोड़, 10 करोड़। और एसटी जनसंख्या वाला सर्वाधिक जहां पर एसटी है वो राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे एमपी यानी मध्य प्रदेश। तो ये बातें तो आप अच्छी तरह से याद रख ही पाओगे। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। जैसे कभी भी पूछ लिया जाए भारत के अंदर जो 2001 में जनगणना हुई थी, 2001 से 2011 तक, इसके दौरान जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये आपको याद रखना है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 17.64%, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि 2001 वाली जनगणना हुई थी, यानी 2001 में के टाइम पर के समय यह है कितनी परसेंट बढ़ी थी? आप कहोगे 21.25%, यानी उस टाइम पर ज्यादा जो है वो जनसंख्या बढ़ रही थी। अब ये 17.64 है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि संख्या बढ़ती है तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा जनसंख्या भारत के अंदर अभी है, और ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है इस टाइम पर फर्स्ट नंबर पर चल रहा है। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार हम सेकंड नंबर पर थे, हमारे से आगे सिर्फ चीन था। लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं कुछ दिनों पहले ही, तो उसके अकॉर्डिंग भारत जो है वो फर्स्ट नंबर पर है जनसंख्या के मामले में, यह आपको याद रखना है। अच्छा, बात करें अगर हम भारत की नगरीय जनसंख्या, तो नगरीय जनसंख्या कितनी है भारत में? आप याद रखेंगे भारत में जो 31.25% लोग हैं वो कहां रहते हैं? शहर में रहते हैं, शहर में। और जबकि याद रखना है 68.8% लोग जो हैं वो कहां रहते हैं? गांव में रहते हैं, गांव में निवास करते हैं। तो इतनी बातें आपकी अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें, राज्य, तो आप याद रखेंगे फर्स्ट नंबर पे इसमें आता है उत्तर प्रदेश, यूपी फर्स्ट नंबर पे है। और यूपी की जनसंख्या कितनी है? 20 करोड़। इसके अलावा महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है? 11 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी की सारी अच्छी तरह से याद रखना है आपको। इसके अलावा और बातें करते हैं। तो तीसरे नंबर की बात करें अगर हम, यानी थर्ड प्लेस किसका है, तीसरा स्थान, तो इसमें तीसरा स्थान आता है किसका? आप कहो बिहार का। तो यह बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इसके अलावा अगर कभी पूछ लिया जाए न्यूनतम, देखो तीन आपने याद रखे जो मैक्सिमम है, कौन कौन से? सबसे फर्स्ट नंबर पर यूपी है, यूपी की कितनी है? आप कहोगे यूपी की है 20 करोड़। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया प्यारे साथियों, दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र, 11 करोड़। और तीसरे नंबर मैंने बताया बिहार। अच्छा, बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो आप याद रखेंगे 10 करोड़। जबकि एमपी की महाराष्ट्र की मैंने बताई 11 करोड़। इतनी बातें आपकी याद रहेंगी। न्यूनतम
जनसंख्या वाले राज्यों की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या, ये आपसे कभी पूछ ले जाए न्यूनतम जनसंख्या कौन से राज्य की है, तो आप कहेंगे न्यूनतम में सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो कौन सा है आपका, सिक्किम। सिक्किम जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और यहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग कितनी है, 6 लाख। जबकि दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम कौन से नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पर। यहाँ की जनसंख्या कितनी है, 10 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम के लिए, जितने भी आप सेंटर से संबंधित एग्जाम देते हैं उनके लिए तो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ साथ किसी भी स्टेट के लिए जहां भी आपकी स्टैटिक जीके, जहां पर भी आपकी जीके पूछी जाती है, यानी जनरल नॉलेज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिस भी एग्जाम में, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा सफिशियंट या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डाटा रहने वाला है। आपको अच्छी तरह से याद रखना है सेंसस से संबंधित। अच्छा, और क्या बातें याद रखनी है, आपको याद रखना है जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश कि जी ये केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज, जो भारत की यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें 8 है ना, तो उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, आप लोग गैस भी कर सकते हो इस बात को, तो जनसंख्या कहां पर होगी आप बता सकते हो, दिल्ली में। कहां पर है, दिल्ली में। और दिल्ली की जनसंख्या कभी पूछ लिया कितनी है, लगभग 1.67 करोड़, जो कि बहुत है। दिल्ली जितना बड़ा है उसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा 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 जनसंख्या है। तो उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात आपके समझ में आई होगी। इसके अलावा प्यारे साथियों, सबसे कम न्यूनतम, ये तो सर्वाधिक हो गई ना, न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जनसंख्या कौन से यूटी में है, तो आप याद रखेंगे लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप, अच्छा लक्षद्वीप की जनसंख्या कितनी है, लगभग 64,000। देखो कितनी कम है। तो आप अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को नोट करते चलेंगे, अच्छी तरह से एक पॉइंट को समझते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। अच्छा, इसके अलावा आप याद रखेंगे भाई, जो जैसे हम राज्य वाइज बात करें कि किसमें सबसे ज्यादा बड़ी है जनसंख्या, तो हम 10 की बात कर रहे हैं, 10 की जनसंख्या वृद्धि की। 10 की का मतलब होता है कि पूरे 10 सालों में जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है, 10 की जनसंख्या वृद्धि तो सबसे ज्यादा हुई है कहां पर, आप कहोगे इसमें फर्स्ट नंबर आता है मेघालय का। मेघालय, और कितनी बड़ी है पिछले 10 सालों में, 27.8%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 27.8%। एक एक पॉइंट को नोट करना है आप सभी को और अच्छी तरह से इन सभी को बिल्कुल याद रखना है, अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना है। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप याद रखना इसमें अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में कितनी बढ़ोतरी हुई है पिछले 10 सालों में, तो आप कहेंगे 26%, जो कि बहुत ज्यादा है देखा जाए तो अन्य देशों, अन्य राज्यों के मुकाबले। इसके अलावा अगर हम बात करें 10 की एक गिरावट की, गिरावट का मतलब ये होता है कि आखिर कहां पर सबसे कम जो है वो वृद्धि हुई है या कहां पर कमी आई है जनसंख्या में, तो आप याद रखेंगे 10 की है गिरावट। ये राज्य कौन कौन से हैं, सबसे एक तो आपको याद रखना है नागालैंड। नागालैंड, और नागालैंड में लगभग कितनी, आप कहेंगे माइनस के 0.6%, माइनस में 0.6% की यहां पर क्या आई है, गिरावट आई है, यानी इतने लोग कम हुए हैं पहले के मुकाबले। इसके अलावा आप याद रखेंगे केरल नंबर 2 पर है इसमें, और केरल में जो है ये 4.9% ही बढ़ी है, यानी इसमें तो कम हुई है नागालैंड में, जबकि केरल में 4.9% बढ़ी है जनसंख्या, यानी हर राज्य में जनसंख्या बढ़ी है सिर्फ नागालैंड को छोड़ करके। तो इतनी बातें आपके अच्छी तरह समझ में आई होंगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। और आप कुछ महत्वपूर्ण सी और बातें कर लेते हैं जिनसे संबंधित लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता रहा है सेंसस से संबंधित। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अधिकतम जनसंख्या, अधिकतम जनसंख्या घनत्व। घनत्व का मतलब होता है कि आखिर 1 किलोमीटर में जहां पर सबसे ज्यादा, 1 किलोमीटर के दायरे में जहां पर सबसे ज्यादा लोग जो है वो रहते हैं, वो ऐसा इलाका कौन सा है भारत का, तो ऐसा कहां पर है, कौन सा राज्य है, तो आप याद रखेंगे ऐसा राज्य है बिहार।
बिहार इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? बिहार है। मतलब यहां पर भीड़ सबसे ज्यादा है, लगभग 1106 लोग रहते हैं। 1106 व्यक्ति कितने में रहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी किलोमीटर स्क्वायर में। इसके अलावा दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर इसमें आता है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 1028। ये सब व्यक्ति पर व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है। तो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। नंबर 3 पर अगर बात करें, या हम अगर बात करें भारत की, कि भारत में कितना है, देखो पहला आपको याद रखना है, सेकंड आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पहला ना पूछेगा तो सेकंड आपसे अवश्य पूछ सकता है। लेकिन उसके बाद आपको याद रखना है भारत का भी, कि भारत का ओवरऑल अगर देखा जाए, भारत में जो घनत्व है जनसंख्या का वो कितना है, तो आप कहेंगे ये है 382। कितने में? पर व्यक्ति, व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में, इतने एरिया में लगभग 382 लोग रहते हैं। ये होता है आपका घनत्व। अच्छा, इस मामले में सबसे बढ़िया राज्य कौन कौन से हैं जहां का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो उन राज्यों के बारे में भी जिक्र करना जरूरी है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखेंगे न्यूनतम घनत्व। तो ये कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले तो आपको याद रखना है नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 17 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। 17 व्यक्ति किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर, जो कि आप समझ सकते हो पश्चिम बंगाल के मुकाबले कितना कम है, या फिर बिहार के मुकाबले कितना कम है। इसके अलावा इसमें दूसरा राज्य की बात करें, दूसरा राज्य कौन सा है? मिजोरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां भी जो है वो 52 व्यक्ति रहते हैं, 52 व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में, यानी पर किलोमीटर स्क्वायर। तो ये बातें आपके समझ में आनी चाहिए अच्छी तरह से, उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और आप सभी, जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप सभी जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी जो सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार मिलेगा, या आपकी वीडियो को लाइक करने से और साथ साथ कमेंट करने से जो मुझे एक आत्मविश्वास बढ़ता है, वो एक अलग ही लेवल पे लेके जाता है। और उससे और भी ज़्यादा मन करता है कि मैं आपके लिए जितनी हो सकता है उतनी ज़्यादा मेहनत करूं और शानदार से शानदार वीडियो, शानदार कंटेंट आपके सामने रखूं, ताकि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाओ। इसके बाद बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश, यानी यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये कौन कौन से रहेंगे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। जो हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले आता है दिल्ली, और दिल्ली का लाजमी भी बनता भी है, क्योंकि आप जानते हो दिल्ली में इतने लोग आते हैं, कहीं कहीं से, हर जगह से, हर राज्य से आते हैं, जो काम करने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा होना ही है। और कितना है? आप दिल्ली का याद रखेंगे, कितना है आप कहेंगे? ये है 11,320, जो कि बहुत ज्यादा है। 11,320 व्यक्ति जो है वो कहां रहते हैं? 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, पर किलोमीटर स्क्वायर, व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें सबसे कम वाले की, सबसे कम कौन आ जाएगा इसमें आपका आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। कि जी यहां पर कितना है? तो 46 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। तो ये बातें आपके अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जानी चाहिए प्यारे साथियों। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, आखिर इसके अलावा क्या पूछ सकता है? इसके अलावा ये पूछता है लिंग अनुपात के बारे में। तो लिंग अनुपात के बारे में भी जानना बड़ा ही जरूरी है, कि आखिर कौन से राज्य का लिंग अनुपात सर्वाधिक है और कौन से राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है। इस बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो अधिकतम लिंग अनुपात, राज्य वाइज बात कर रहे हैं, तो आप याद रखेंगे केरल का कितना है? 1084। ये क्या है भाई? याद रखो 1000 लड़कों पर, लड़कियों की संख्या कितनी है राज्य के अंदर, तो केरल में कितना है? 1084, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जबकि बात करें दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो तमिलनाडु प्यारे साथियों इस पे दूसरे नंबर पर आता है, और यहां पर कितना है? 995। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, भारत के 28 राज्यों में से एकमात्र ऐसा राज्य है केरल
जहां पर लड़कों से अधिक लड़कियां हैं। बाकी भारत के अंदर ऐसा एक भी राज्य नहीं है जहां पर लड़कों की संख्या या सॉरी लड़कियों की संख्या जो है वो अधिक हो लड़कों से। तो चलो खैर कोई बात नहीं, आपकी इतनी बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा बात करें न्यूनतम लिंग अनुपात की, तो न्यूनतम लिंग अनुपात कहां पर है सबसे कम? आप अंदाजा लगा सकते हो, बिल्कुल प्यारे साथियों, हरियाणा। हरियाणा, बिल्कुल मैं समझ चुका हूं कि आप लोग यही सोच रहे थे, हरियाणा ही, क्योंकि हरियाणा में कितना है ये लिंग अनुपात? 879। तो आप अच्छी तरह से याद रखेंगे 879। अच्छा, इसके अलावा दूसरे नंबर पर यही आता है आपका जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी भाई ये कितना है? 889 यानी 889। तो उम्मीद करें इतनी बातें आपके समझ में आ रही होंगी, अच्छी तरह समझ रहे होंगे आप लोग। और अब हम बात करेंगे इसके बाद सर्वाधिक लिंग अनुपात की, वो भी यूटीज में। सर्वाधिक लिंग अनुपात यानी सेक्स रेशियो, वो भी यूटी में। तो यूटी में किसका है आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा? ये आपका पुडुचेरी, जिसको पांडिचेरी के नाम से भी जाना जाता था, पुडुचेरी। कितना है? 1037, यानी 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी है? 1037। इतनी आपको बात याद रखनी है। सबसे कम किसका है? सबसे कम यूटी वाइज की बात कर रहे हैं हम, तो यहां आपको याद रखना है, इसमें नाम आएगा सबसे कम में दमन एवं दीव की। और दमन और दीव का कितना है? 618। तो ये तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि भारत में जो सबसे कम लिंग अनुपात है, यानी लड़कियों की संख्या सर्वाधिक देखा जाए 1000 लड़कों पर, कितनी लड़कियां? 618 लड़कियां हैं। तो ये दमन और दीव में है। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए भारत का कितना है, भारत का लिंग अनुपात, पूरे भारत की बात करें सभी राज्यों को मिलाकर, भारत का लिंग अनुपात, तो यहां आपको याद रखना है भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943। तो ये भी जो है वो 1000 से कम ही है। तो यहां पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, और धीरे धीरे करके इसकी तरफ को सभी लोग आज की तारीख में अग्रसर है भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं कि डाटा आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अधिकतम लिंग अनुपात किस राज्य का है? आप कहेंगे सर्वाधिक है केरल का। दूसरे नंबर पे बात करें तो तमिलनाडु का है 995, यानी ये दोनों के दोनों ही ऐसे राज्य हैं जो भारत के लिंग अनुपात से ज्यादा है, यानी भारत का कितना है? 943, इससे अधिक है। जबकि अगर बात करें सबसे कम लिंग अनुपात की, तो ये हरियाणा में है, कितना है? 879, यानी 879। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये 879 हो जाता है, सॉरी 889 हो जाता है। इसके अलावा सर्वाधिक लिंग अनुपात की बात करें यूटी वाइज, तो पुडुचेरी में है कितना? 1037, जबकि सबसे कम कहां पर है? दमन और दीव में 618 है। तो ये बातें आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। इसके अलावा क्या याद रखने लायक बात है? तो बात याद रखने लायक ये भी है सेंसस से संबंधित कि आखिर साक्षरता के मामले में, साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता, साक्षरता का मतलब होता है लिटरेचर, यानी भारत के किस राज्य का लिटरेसी रेट सर्वाधिक है। सब अच्छी तरह से हर बच्चे को इतनी बात पता होनी चाहिए कि केरल का जो लिटरेसी रेट है या साक्षरता दर है वो सबसे ज्यादा है। और कितनी है? लगभग 94%। 94% बहुत ज्यादा होती है, यानी लगभग 94% लोग जो है यहां पर पढ़े लिखे हैं। दूसरे नंबर की बात करें, इसमें दूसरा नंबर आता है मिजोरम का, और मिजोरम का कितना है? यही 91.3%। मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूनतम साक्षरता की बात करें, न्यूनतम, तो न्यूनतम साक्षरता वाला या साक्षरता दर किसकी है? तो आप याद रखेंगे इसमें बिहार फर्स्ट नंबर पर आता है। जनसंख्या घनत्व में तो बिहार आता ही है फर्स्ट नंबर पर, साथ ही साथ आपको याद रखना है ये लिटरेसी रेट में भी सबसे न्यूनतम लिटरेसी रेट में सबसे पहले आता है, यानी 61.8%। इतने लोग यहां पर पढ़े लिखे हैं। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? आप याद रखेंगे 65.4%, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे ज्यादा साक्षरता, वो भी किसकी? यूटी वाइज, सर्वाधिक
साक्षरता, यूटी वाइज। तो यूटी की बात करें तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है सर्वाधिक साक्षरता में आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की कितनी साक्षरता है आप कहेंगे 91.8%, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके अलावा बात करें अगर हम न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर यूटी वाइज, तो इसमें कौन सा राज्य फर्स्ट नंबर पर आता है? तो आप याद रखेंगे सबसे कम है आपकी दादर और नागर हवेली की। कितने परसेंट है? 76.2%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दादर व नागर हवेली। नागर हवेली इंपॉर्टेंट बातें सारी की सारी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके अलावा प्यारे साथियों आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर किस राज्य में है? स्त्री व पुरुष की साक्षरता में सर्वाधिक अंतर वाले राज्य। तो याद रखेंगे इसमें राजस्थान का नाम पहले नंबर पर आता है। राजस्थान, राजस्थान बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। तो ये रही बातें सारी की सारी आपके सामने, जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता सकता था किससे संबंधित, सेंसस से संबंधित, वो बताने का प्रयास किया गया है। और अब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यानी कुछ ऐसी बातें जो लगातार एग्जाम में पूछी जाती रही हैं सेंसस से संबंधित, उनके बारे में भी मैं चर्चा कर लेता हूं। आप याद रखना भारत में, या फिर यूं कहें भारतीय जनगणना के पिता यानी फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको कहा जाता है? तो अब कहा जाता है इसको हेनरी वॉल्टर को। हेनरी वॉल्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। इसके अलावा याद रखना कि भारत में जो औपचारिक प्रथम जनगणना हुई थी वो किसके समय पर हुई थी, ये मैं आपको बता चुका हूं। भारत में औपचारिक जनगणना, तो ये मैंने आपको नाम बताया लॉर्ड मेयो के समय पर। लॉर्ड मेयो कब हुई थी? 1872। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तारीख, ये सन आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बातें थी। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, कुछ एक दो बातें और रह गई, वो भी बात कर लेते हैं साथ साथ। यहां पर बात कर लेते हैं उनके बारे में भी। तो बातें कुछ ऐसी हैं जैसे कभी पूछ लिया जाए कि वर्तमान में या फिर जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का स्लोगन था उस टाइम पर, जनगणना स्लोगन, तो ये क्या था स्लोगन? तो आप याद रखेंगे ये हुआ करता था उस टाइम पर आवर स्लोगन, आवर फ्यूचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 2011 में जनगणना आयुक्त 2011 के अकॉर्डिंग जनगणना आयुक्त कौन था? आप कहेंगे ये थे सीएम चंद्रमौली। 2011 के अकॉर्डिंग ये उस टाइम पर भारत के क्या थे? जनगणना आयुक्त थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा क्या याद रखनी है कि अभी फिलहाल भारत की जनसंख्या कितनी है? ये मैंने आपको बताई 121.05 करोड़, और जबकि ये पूरे वर्ल्ड का कितना है? लगभग 17.5%। तो ये शायद मैं आपको बातें बता चुका हूं। तो आप याद रखेंगे भील भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। इसके अलावा आपको याद रखना है
कि भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है भाई, हिंदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और गर्व से कहो इस बात को। और दूसरे नंबर की बात करें, दूसरे नंबर पर जो बोली जाती है वो कौन सी है? दूसरे नंबर पर है बंगाली, बंगाली भाषा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रखेंगे। बच्चों में बात कर लें अगर लिंग अनुपात की, शिशु लिंग अनुपात, शिशु लिंग अनुपात भारत में कितना है? यह है 919। और अधिकतम की बात करें, अधिकतम कौन से राज्य में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 972। और न्यूनतम की बात करें, इसमें भी कौन है? हरियाणा फर्स्ट नंबर पर आता है। हरियाणा में न्यूनतम है ये बच्चों का जो लिंग अनुपात है, यानी 1000 लड़कों पर 919 लड़कियां हैं, ये भारत में है अभी। जो कन्याओं की बात करें, शिशु की बात करें, जबकि अधिकतम ये है आपका अरुणाचल प्रदेश में 972 है। और जबकि हरियाणा की बात करें तो ये हरियाणा में 834 है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये इतनी बातें उम्मीद कर रहा हूं आप सभी के समझ में आई होंगी अच्छी तरह से। और ये बेहतरीन सा टॉपिक हमने प्रयास किया है यहां पर कवर करने का। यदि प्यारे साथियों आपको कोई भी परेशानी इस चैप्टर संबंधित है तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। हम जल्द से जल्द उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन से लगातार इसी तरीके से टॉपिक आपके सामने लगातार रखते रहेंगे और स्टैटिक जीके को पूरा जल्दी से जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे, ताकि बेहतरीन सी तैयारी आप सभी जो है वो कर सकें और हमारे साथ लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहें। अपना प्यार इसी प्रकार से हमें देते रहें। आप सभी का धन्यवाद दिल की गहराइयों से। एक बार फिर से मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। धन्यवाद प्यारे साथियों।